हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक नया वीडियो लेक्चर। और आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हमारा टॉपिक है सरल आवर्त गति। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सरल आवर्त गति को। जैसे हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है वन बाय स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बहुत फास्टली। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा आवर्ती गति। क्या रहेगा? आवर्ती गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। ओके, समझते चलिए, बहुत सिंपल है। पहले मैं एक परिभाषा लिख देता हूं बहुत आसान सी। यदि कण निश्चित समय के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद अपने या अपनी गति को दोहराए। क्या करे? निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराए। सिंपल सी परिभाषा। Any particle repeats its motion after a fixed interval of time. कोई भी पार्टिकल अगर अपना मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है तो कैसा मोशन होता है बेटा? पीरियोडिक मोशन होता है या आवर्ती गति होती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है हिंदी में। यदि कण निश्चित समय के बाद एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन क्या करता है? दोहराता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आवर्ती गति। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत सिंपल उदाहरण है। क्या है? जैसे ग्रहों की गति। किसकी गति बेटा? ग्रहों की गति, या फिर घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति। सर कैसे, जरा समझा दीजिए। तो समझा देते हैं बेटा, बहुत आसान है। कैसे समझाएंगे स्टूडेंट? देखिए, ग्रहों की गति बात करिए। सर पृथ्वी है, तो बताओ मुझे पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है सूर्य का? सर 365 दिन। अगले साल कितने दिन में पूरा करेगी? सर 365 दिन। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? सिंपल है ना। 2 साल बाद तो भी सर 365 दिन। सर वो चेंज थोड़ी ना होगा। तो बस यही तो बात है कि जब कोई कण, कोई वस्तु, कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार गति करे कि अपने मोशन को, अपनी गति को बार बार दोहराए, लेकिन एक निश्चित समय के बाद। जैसे पृथ्वी क्या करती है? 365 दिन बाद एक चक्कर लगाती है, फिर अगला चक्कर फिर से 365 दिन में लगाएगी, फिर अगला चक्कर फिर से 365 दिन में लगाएगी। तो यहां उसकी गति दोहरा रही है। पृथ्वी अपनी गति को दोहराती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो कैसी गति है वो? आवर्ती गति। घड़ी की सुइयां, मिनट वाली सुई की बात करो सर, सेकंड वाली सुई की बात करो। सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 60 सेकंड। हाँ सर। दूसरा चक्कर सर 60 सेकंड। तीसरा 60 सेकंड। सर इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है सर। घड़ी की सुइयां 60 सेकंड के बाद एक चक्कर लगा लेती है, फिर दूसरा चक्कर भी 60 सेकंड के बाद, तीसरा चक्कर भी 60 सेकंड के बाद। सर क्लियर है? अच्छा सर, यानी कि अगर कोई वस्तु, पिंड, कण निश्चित समय के बाद अपनी गति दोहराए तो कैसी गति? आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। कि अगर कोई भी पार्टिकल फिक्स टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल, घड़ी की सुइयां, ग्रहों की गति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोलनीय गति। कौन सी गति? दोलनीय गति, जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या है सर जी? कभी झूले में बैठे हो, स्विंग करता है, यूं यूं घूमता है। कैसी गति है? दोलनीय गति। ये मोशन देखिए, ये कैसी गति है? दोलनीय गति। लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं बेटा, कोई भी कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, ये अपना फिक्स पॉइंट हो गया, ये निश्चित बिंदु के उधर हमारा हाथ क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्योंकि कैसी गति हो गई? दोलनीय गति हो गई सर। हाँ क्लियर। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? परिभाषा समझ लो पहले जरा। परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए जरा, जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति को दोहराए। अब वो क्या कर रहा है? अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है। ये जो हाथ देखिए मेरा, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसके दोनों इधर उधर ये अपनी गति को ये हाथ क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो कैसी गति हो गई सर? दोलनीय गति। झूला झूले है ना, स्विंग, यूं 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 यूं, ये कैसी गति है? दोलनीय गति है। हाँ सर, पार्क में झूला झूला था तो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, फिक्स पॉइंट की तरह ऐसे ही तो घूमता था, वो कैसी गति थी? दोलनीय गति थी। जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के
क्या करे, इधर उधर अपनी गति को दोहराए तो कैसी गति होती है, दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन होता है। अगर समय अंतराल भी निश्चित कर दे, दोहराए, कंडीशन और भी लगा दी कि समय अंतराल भी क्या हो, निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद, ठीक है। तो निश्चित समय अंतराल के बाद कौन दोहराता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम, उदाहरण देखो, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कैसी गति करता है बेटा, वो घड़ी का पेंडुलम आपकी कैसी गति करता है, वो एक दोलनी गति करता है, क्योंकि वो एक निश्चित समय के बाद माध्य स्थिति के दोनों ओर ऐसे घूमता रहता है, इस तरीके से अपनी गति को दोहराता रहता है, अपने मोशन को रिपीट करता रहता है। वो कैसी गति है, ऑसिलेटरी मोशन है। एक सिंपल सा लॉजिक को बताना चाहूंगा, ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस जो होते हैं उनको हम पीरियोडिक मोशन तो कह सकते हैं, बट पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। क्यों? कहने का मतलब यह है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। सब थोड़ा समझ में नहीं आई बात, ऐसे समझो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई पेंडुलम है, पेंडुलम फिक्स टाइम इंटरवल का अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। हाँ सर, फिक्स टाइम इंटरवल, तो सर ये तो पीरियोडिक हो गया ना, ठीक। लेकिन अभी बताओ, अर्थ सन के अराउंड 365 डेज में, 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, लेकिन ये पीरियोडिक तो है सर, लेकिन क्या दोलनीय है ना सर। ऑसिलेटरी के लिए तो सर उसको एक बिंदु के इधर उधर जाना चाहिए, पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है। अरे हाँ सर, ये तो ऑसिलेटरी नहीं है ना, तो ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए पार्टिकल को बिंदु के इधर उधर गति करना पड़ेगा। तो सर अर्थ तो गोल गोल घूम रही, तो पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन पेंडुलम ऑसिलेटरी भी है, और चूंकि सर उसका फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को रिपीट भी कर रहा है, तो फिर तो ये पीरियोडिक भी हो गया। तो ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। क्लियर? यानी सभी आवर्ती गतियां दोलनीय गतियां नहीं हो सकती, लेकिन सभी दोलनीय गतियां आवर्ती गतियां हो सकती है। क्लियर है? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड, यानी सरल आवर्त गति क्या होती है, जो चैप्टर का नाम है। ये तो इंट्रोडक्शन था जरा सा, अब सरल आवर्त गति क्या है। चलिए तो थोड़ा सा कंडीशनल है क्या, सपोज करो ये हो गया हमारा एक सिंपल पेंडुलम, ठीक, जिसे हम लोग सरल लोलक कहते हैं। अब ये यहाँ फिक्स पॉइंट पर है, ठीक, यहाँ फिक्स है। अब अगर ये इसके इधर उधर गति करे, इधर उधर इधर, तो ये कैसी गति कर रहा है, दोलनी गति कर रहा है। लेकिन सरल आवर्त गति कब करेगा, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहेंगे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हम तब कहेंगे जब ये इधर उधर, यानी ये इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन, जिसे हम लोग कहते हैं माध्य स्थिति। तो इसकी इधर उधर गति तो कर रहा है, लेकिन गति करते समय यदि इसका विस्थापन क्या हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, तो एक चीज सरल रेखा पर ही क्या करेगा, जब कोई कण या कोई पार्टिकल का जो विस्थापन है माध्य स्थिति से बहुत कम है, तो एक सरल रेखा पर क्या करता है, इधर उधर गति करता है। ध्यान से देखो, जब माध्य स्थिति से थोड़ा सा हम विस्थापित कर दें किसी पिंड को, किसी कण को, तो एक सरल रेखा पर माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। इसको सरल आवर्त गति क्यों कहते हैं, दोबारा समझो, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं, कि हमने अगर इसको इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये मीन पोजीशन के दोनों तरफ इधर उधर इस तरीके से एक सरल रेखा पर गति करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। क्लियर है? ठीक। अब इसको समझने के लिए हमको एक फोर्स के बारे में समझना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। चलिए तो इसको समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ समीकरण को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हेडिंग रहेगी हमारी प्रत्यानयन बल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। इजी है सर, समझाइए तो जरा, परिभाषा तो बताइए। सुनो ये परिभाषा क्या है, वह बल जो सरल आवर्त गति करते हुए कण को माध्य स्थिति की ओर लेकर आए, माध्य स्थिति की ओर लेकर आए। सिंपल सा, मैंने बिल्कुल आसान सी परिभाषा लिखी, दैट फोर्स विच मूव्स
एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऐसा बल जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसको कहां लेकर जाए, मीन पोजीशन की तरफ। सपोज करो एक मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपका पार्टिकल है, ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर ये यहां पर है तो इसको मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लेकर जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है या सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसको मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगा, लेकर जाएगा, धक्का देगा, मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगा, और मीन पोजीशन की तरफ ये ले जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है, या प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसकी दो सिंपल से लॉजिक, जब ये ऑब्जेक्ट यहां जाने की कोशिश करेगा, जब ऑब्जेक्ट यहां जाने की कोशिश करेगा तो जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, यहां को लगेगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसके अपोजिट होती है, डिस्प्लेसमेंट के। अब जितना ज्यादा मान लो ऑब्जेक्ट यहां होगा तो हमको उतना ही ज्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाना होगा, सिंपल सा लॉजिक है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए हमको उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा प्रत्यानयन बल लगाना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। कोई चीज को ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया है तो उसको वापस लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाते हैं ना, सिंपल। तो जो आपका फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है, प्रोपोर्शनल, प्लस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता ही है, साथ ही साथ नेगेटिव डायरेक्शन में। रीजन ये क्यों सर, उसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां को जा रहा है, ठीक, जैसे सपोज करो एक स्प्रिंग के एग्जांपल समझते हैं, स्प्रिंग यहां फिक्स है, ठीक, इसे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहां रखिए, हमने इस पर क्या करा बेटा, इस पर फोर्स लगा दिया, ठीक, एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, तो इसकी उधर उधर ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे गति करता रहेगा, यूं स्प्रिंग ऐसे कंपन करती रहेगी, इस तरीके से क्या करेगा, मीन पोजीशन के इधर उधर गति करेगा। तो स्टार्टिंग में जब F0 होगा इस स्प्रिंग पर, तो मान लीजिए यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो कितना है, F डैश। तो जब ये 0 होगा तो ये F डैश रीस्टोरिंग फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, ये भी क्या होगा, 0। लेकिन जैसे इस पर हम F फोर्स अप्लाई करेंगे तो तुरंत ही क्या होता है, ये F डैश डेवलप होता है। अब ये क्या होता है, हम जैसे जैसे इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे x डिस्टेंस पर, तो वैसे वैसे ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इंक्रीज। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। हम यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ, इसीलिए नेगेटिव आया, ठीक। तो इस नेगेटिव सिंबल के साथ जब हम प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट, जिसे हिंदी में भी कहते हैं बल नियता, ठीक। इसका अगर हम डायमेंशन निकालें तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, डायमेंशन इसका जो मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन की बात करें तो mt-2। अब mt-2 अगर आपको याद हो तो एक फिजिकल क्वांटिटी की और भी डायमेंशन mt-2 होती है, या जो विमा होती है mt-2 एक फिजिकल क्वांटिटी की और है, याद करो, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की भी तो विमा होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स निकालते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना आएगा, वेलोसिटी इक्वेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन इक्वेशन क्या आएगा, वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को निकालेंगे, किसके लिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके लिए हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण। कौन सा समीकरण बेटा, विस्थापन समीकरण या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इसको कहते हैं। ओके, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स और सवालों के हिसाब से भी पढ़ना है कॉम्पिटिटिव। ये आपका देखिए, इसको चूंकि कंपेयर कराया गया, क्या कंपेयर कराया गया, समझो, डिटेलिंग समझो इसकी। सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, और वो इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, a, ठीक। अब मान लीजिए यहां पर स्टार्टिंग में इनिशियली P पॉइंट पर है, कहां पर P, कुछ देर बाद वो Q पर पहुंच जाता है। जब t = 0 था,
इक्वल टू कितना था 0, तो ये कहां पर था पॉइंट बी पर। आफ्टर टाइम टी समय के बाद ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ठीक है सर जी, ये डिस्टेंस तो यही रहेगी क्योंकि रेडियस तो चेंज होती नहीं। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थीटा। और इस पार्टिकल की अगर एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, वो कितना है ओमेगा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। अब देखिए है क्या कॉन्सेप्ट समझने वाली बात कि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमने कैसे कंपेयर करा है। सपोज करो इसका क्या है डायमीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मास m है, ये p से q पर पहुंचा कितने टाइम में, t टाइम में। ओके, इस पे लगातार क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो इसकी किसी पोजीशन से, ये जो पोजीशन q है, इस पोजीशन q से हम क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर। इस सर्कुलर पाथ के डायमीटर पर हमने उस पार्टिकल की किसी भी पोजीशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, n। ठीक है, अब इसका जो लेंथ हो कितना n। तो अब देखिए जब परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया तो n पॉइंट यहां मिला। अगर ये पॉइंट यहां होता, मास यहां होता, तो यहां से ये पॉइंट कहां मिलता है हमको, यहां। ठीक है, समझना। मान लो यहां अगर होते हम पार्टिकल, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो n पॉइंट यहां आता। यहां होते हम तो ये n पॉइंट कहां आता बेटा, यहां पर। हम अगर यहां होते तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये n पॉइंट हमें यहां मिलता। अगर मान लीजिए हमारे पार्टिकल की पोजीशन यहां होती तो n पॉइंट यहां पर होता, यहां होते तो यहां होता, और जब यहां पहुंचता तो बिल्कुल यही। यहां से देखिए अगर पार्टिकल घूम के यहां पर आता तो n पॉइंट यहां आ जाता, पार्टिकल जब यहां आता तो n पॉइंट यहां आ जाता। सर ये क्या समझा रहा है, फालतू की बात है। सुनो, जैसे जैसे आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वैसे वैसे आप n की पोजीशन को देखिए। जब यहां था तो n यहां पर है, अब ये पार्टिकल यहां आया तो n कहां पे आ गया, यहां पर। ठीक सर, और ऊपर बढ़े तो जब हमारा पार्टिकल यहां पहुंचा तो n थोड़ा और ऊपर चला गया, और आगे चले n ऊपर चला गया, यहां पर पहुंचने पर n आ गया। फिर हम जब घूमने लगे आकर, ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट, इधर आगे बढ़े तो फिर से हमारा n नीचे जाने लगा। हम और आए, n और नीचे चला गया, और आगे बढ़े और नीचे चला गया, और आगे बढ़े और नीचे चला गया, और आगे बढ़े और नीचे चला गया। तो जैसे जैसे हम सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहे हैं तो वैसे वैसे उस पार्टिकल से डायमीटर पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो उसकी वजह से जो पॉइंट n है वो इस O के दोनों क्या कर रहा है, एक सरल रेखा पर सरल आवर्त गति कर रहा है। ये n इस तरीके से घूम रहा है u। ठीक है, तो इस पॉइंट O के दोनों ओर को क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। देखिए आप जब यहां थे हम तो यहां पर था, और आगे बढ़े n यहां आ गया, और आगे बढ़े n यहां आ गया, और आगे बढ़े n यहां आ गया। घूमने लगे तो नीचे पहुंचने लगा, फिर जब यहां गए तो n और नीचे चला गया। तो O बिंदु के इधर उधर जो बिंदु n है, पॉइंट n है, वो क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, यानी लगभग कंपैरिजन है। तो देखो यहाँ z बन रहा है डायग्राम में, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। ठीक, किसी समय हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया, यहां से भी n बहुत सारे हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको मैथमेटिकल टर्म निकालना है। तो देखो किसी समय जब वो यहां पर था बिंदु q पर, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने कितना मान लिया, y। यहां से कितना डिस्प्लेस हुआ है, y। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। तो इसमें लगा दो भाई sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा ON बटे OQ। ये sin थीटा बराबर ON बटे OQ, ये आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। ठीक है, ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, sin ओमेगा t, तो थीटा इक्वल टू sin ओमेगा t। ON कितना है, ON ये है y, OQ कितना है अपना बेटा a, ये है O से Q, टोटल लेंथ a, तो y इक्वल टू कितना आ गया, a sin ओमेगा t। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हमने क्या निकाली है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, अब किसी भी टाइम पीरियड के लिए हम अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिख देते हैं, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये फाई क्या होता है, फेज। इस फाई को हम क्या कहते हैं बेटा, फेज कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने फेज क्या मान लिया, 0। ठीक, ये फाई एक प्रकार का फेज इस प्रकार से मान लो दो पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो एक ही समय पर वो अगर एक ही जगह मिले तो उनमें जो फेज एंगल है वो क्या है, 0। फेज डिफरेंस है 0 है। ठीक है,
आप एक ही समय में झूला झूल रहे हैं दोनों बच्चे, एक साथ नीचे आ रहे हैं, एक साथ आगे जा रहे हैं, एक साथ पीछे आ रहे हैं, एक साथ आगे जा रहे हैं, तो वो कैसे, इन सेम फेज, ठीक है। फेज उनकी एंगुलर पोजीशन को डिफाइन करता है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो y इक्वल टू आ जाएगा a sin ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, ठीक। ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी इक्वेशन की, वेलोसिटी इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। वो कुछ टर्म्स निकालेंगे, ठीक है, फटाफट करते हैं। तो ये हमको पता ही चल गया है। अब हम निकालते हैं वेग समीकरण। क्या निकालेंगे, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका वेग समीकरण क्या होगा, वेग समीकरण तथा त्वरण समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। और इनके आधार पर हम किसी पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी भी निकालेंगे। समझो बेटा, देखो क्या है, हमें पता चल चुका है कि कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो v इक्वल टू हम जानते हैं dy बाई dt, एंड डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिलती है। ओके सर, कर दीजिए जरा। तो v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ y कितना है, a sin ओमेगा t, ओके। तो ये तो है कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड है, ये हमारा क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, sin ओमेगा t, ओके। तो जरा इसका कर दीजिए सर जी। तो v इक्वल टू कितना होना है, a sin का करेंगे cos ओमेगा t, अब कर दीजिए ओमेगा t का, तो ओमेगा, तो v इक्वल टू इक्वेशन कितना आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t। ये आ गया वेलोसिटी इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ गया, इसको एक्सपेंड करके लिए आप लिख सकते हो। ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो सरल आवर्त गति करते हुए कण का, तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, हम अभी वेलोसिटी निकाली हमने टाइम पीरियड के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में वेलोसिटी क्या होगी समझो भाई। हमको पता है सर जी, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या है, वी नो दैट cos स्क्वायर ओमेगा t बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t होता है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ओके सर, आई नो दैट, ठीक है। तो cos ओमेगा t इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अगर हम इसको cos ओमेगा t निकालें तो cos ओमेगा t वर्गमूल अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t। यहाँ हम उस इक्वेशन को यूज करेंगे, इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, ओके सर, क्लियर, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यहां से अगर हम लोग निकालें sin ओमेगा t, तो sin ओमेगा t क्या आएगा बेटा, y अपॉन a। तो देखो v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर, तो y अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो v इक्वल टू a ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो v इक्वल टू a ओमेगा, अब ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एलसीएम ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। ए बाहर आ गया अंडर रूट से, तो a ओमेगा डिवाइड बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a से a कैंसिल। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के पदों में हमने वेग निकाल लिया, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर विस्थापन के लिए अगर हमको वेलोसिटी निकालनी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं। समझो जरा यहाँ बेटा, बहुत सिंपल सा केस है। ये आपका सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक है, 3 पोजीशन है, ठीक। अब देखो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट v y इक्वल टू 0, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी भाई, y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रखने पर क्या बचेगा, ओनली a स्क्वायर वर्गमूल से बाहर आएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा। तो मेन पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, a ओमेगा। यानी मैक्सिमम स्पीड हमारी कहां होगी, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई पार्टिकल कर रहा होगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कहां होती है बेटा, a ओमेगा पर, सॉरी उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है a ओमेगा, जो कि कहां मिलती है हमको, मेन पोजीशन पर। भाई y इक्वल टू a पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, रखो y इक्वल टू a रखेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी वेलोसिटी 0। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका जो वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, वो क्या होता है 0। y इक्वल टू माइनस a देख लो,
तो माइनस ए वाई की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए का